Hello guys, today our topic like environmental issue which is not new but their fourth lecture. Environmental issue often called pollution in your word, in which today we gather for discussing global warming and greenhouse effect. आज हम लोगों का टॉपिक है ग्लोबल वार्मिंग। जिस ग्लोबल वार्मिंग में क्या क्या हम पढ़ेंगे, एक बार मैं आपको पीछे की बातों को बताऊं। जैसा आप जानते हैं कि पिछले दिन आपने सबसे पहले पढ़ा था एयर पॉल्यूशन, फिर पढ़ा था वाटर पॉल्यूशन और उसके बाद लैंड पॉल्यूशन में सॉलिड वेस्ट, एग्रोकेमिकल एंड देयर इफेक्ट्स एंड रेडियो एक्टिव वेस्ट। इसलिए आज हमारा टॉपिक है ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड ग्लोबल वार्मिंग। ग्रीन हाउस इफेक्ट और ग्लोबल वार्मिंग के अंतर्गत क्या पढ़ेंगे, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है और ग्रीन हाउस इफेक्ट से कैसे ग्लोबल वार्मिंग प्रभावित होती है। तो रोज की भांति आज सबसे पहले हम आपके न्यू एनसीईआरटी के टेक्स्ट को देखेंगे और पुनः अपनी बातों को आगे बढ़ाएंगे। ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड ग्लोबल वार्मिंग। द टर्म ग्रीन हाउस इफेक्ट हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम ए फेनोमेनन that occur in greenhouse. Have you ever seen a greenhouse? It looked like a small glass house and used for growing plant, especially during winter or in winter country, cold country. In a greenhouse, the glass panel lets the light in but does not allow heat to escape. Therefore, the greenhouse warm up very much like inside a car that has been parked in the sun for few hours. तो यहां यह बात आप समझ रहे हैं कि ग्रीन हाउस इफेक्ट जानने के लिए सबसे पहले ग्रीन हाउस को जानना होगा। तो कहता है कि ग्रीन हाउस शीशे के या ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन के बने हुए हाउस है जिसके अंदर हम पौधों को उपजाते हैं, खासकर उस समय जिस समय ठंड का मौसम है या वैसे कंट्री में जहां बियॉन्ड कोल्ड टेम्परेचर है। द ग्रीन हाउस इफेक्ट is a naturally occurring phenomenon that is responsible for heating the earth's surface and atmosphere. यह बातें बहुत लोग नहीं समझ पाते हैं। सब लोग ये जानते हैं कि ग्रीन हाउस इफेक्ट डिलीटरियस फॉर अस, हमारे लिए हानिकारक है। लेकिन फैक्ट यह है कि अगर ग्रीन हाउस इफेक्ट नहीं हुआ होता तो पृथ्वी आज लाइफलेस होती। सराउंडिंग स्पेस से पृथ्वी की टेम्परेचर ज्यादा है, इसीलिए इस पर लाइफ सस्टेन करता है। तो इस प्रकार ग्रीन हाउस इफेक्ट एक अच्छी घटना है। लेकिन आप ऑलरेडी जानते हैं अनडिजायरेबल चेंज। आप सब कुछ पढ़ते हैं पॉल्यूशन के जद में, तो आप जानते हैं अनडिजायरेबल चेंज। तो इस ग्रीन हाउस इफेक्ट में भी आज के दिनों में अनडिजायरेबल चेंज हुआ है। इस अनडिजायरेबल चेंज को जानना है। तो ये अनडिजायरेबल जो चेंज हुआ है वो किस प्रकार ग्लोबल वार्मिंग को इफेक्ट कर रहा है। ग्लोब को वार्म रहना है, लेकिन ग्लोब की वार्मिंग जो है हाल के दिनों में बहुत तेजी से बढ़ रही है।
वो आपके लिए हानिकारक है। देखिए आप ग्रीन हाउस, ये इंडियन ग्रीन हाउस है, आपके आस पास पड़ोस में ऐसे ग्रीन हाउस आपको दिखने के मिल जाएंगे। लेकिन ओरिजिनल ग्रीन हाउस जो शीशे के पैनल लगे हुए हैं, ये ग्रीन हाउस है। देखिए इसके अंदर सब्जियां फल लगे हुए हैं। कहते हैं ए ग्लास बिल्डिंग इन विच द प्लांट आर ग्रोन दैट नीड प्रोटेक्शन फ्रॉम कोल्ड वेदर। इन टेम्परेट कंट्रीज used to grow seedling in the late winter and early spring. In tropical countries, used by commercial plant grower to protect flowering and in ornamental plants from harsh weather condition and insects attack. बात को आपने समझा होगा, ध्यान दे लीजिए कि टेम्परेट रीजन के कंट्री में ये ग्लास हाउस उपयोगी है पौधों की को पैदा करने में, उनको अंकुरित करने में, सीडलिंग निकालने में। लेकिन आप जैसी कंट्री, ट्रॉपिकल कंट्री में इसका यूज क्यों किया जाता है? इसमें हम लोग सब्जी की उत्पादन, खीरे की उत्पादन, टमाटर की उत्पादन करते हैं, गोभी की उत्पादन, बंद गोभी की उत्पादन, जिसकी जरूरत सालों भर है, थ्रू आउट द ईयर। लेकिन उनके लिए यहां की टेम्परेचर सालों भर अनुकूल नहीं है, उपयुक्त नहीं। उस स्थितियों में हमारे यहां ग्रीन हाउस बनते हैं। लेकिन इसके अलावा ग्रीन हाउस के और सारे क्या फायदे? आज बिहार में ग्रीन हाउस बहुत ही उपयोगी होकर निकला है, क्योंकि यहां पर आप देख रहे हैं आज किसानों से अगर आप बात करेंगे तो वो कहेंगे कि खेती क्या करें, खेती करने के बाद नीलगाय सब घास खेत को चर जाती है। तो देखिए यह ग्रीन हाउस एक तरफ से नीलगाय से भी बचाएगा। दूसरे, अगर कोई इंसेक्ट और पेस्ट से भी आपके खेतों को बचाएगा और इससे उत्पादन भी इनहांस होगा। लेकिन इसका बेसिक प्रिंसिपल यही है कि अगर शीशा के पैनल इस पर लगे हुए हैं या ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक के सीट लगे हुए हैं तो सन रे तो उसके अंदर जाएगा, लेकिन उससे हीट बाहर नहीं आएगा। तो सन रे जब उसके अंदर जाएगा, टारगेट करेगा, तो उससे क्या होगा? हीट पैदा होगा, लेकिन वो हीट बाहर की ओर नहीं निकलेगा। इसलिए ग्लास हाउस के अंदर का टेम्परेचर सराउंडिंग मीडियम से बढ़ जाएगा, जो आपके पौधे के लिए उपयोगी होगा। अब ये ग्रीन हाउस की बातें क्यों आपको समझा रहा हूं? इसलिए कि ये पूरी पृथ्वी ही एक ग्रीन हाउस है। ये पूरी पृथ्वी की बनावट ही एक ग्रीन हाउस के जैसे। पृथ्वी के चारों ओर एक इन्वेलप है जो शीशे के शील्ड की जैसा काम करती है, शीशे के पैनल के जैसा काम करती है। उससे सन रे आता है, लेकिन टेम्परेचर पूरी रूप से रिटर्न नहीं जाता। द अर्थ एटमॉस्फेयर इज कंपेयर्ड टू ए ग्रीन हाउस। अर्थ एटमॉस्फेयर कंपेयर्ड टू द ग्रीन हाउस, इसीलिए बताना। अब आइए ग्रीन हाउस से अगर तुलना अर्थ के एटमॉस्फेयर को करते हैं तो अर्थ के एटमॉस्फेयर के इफेक्ट को देखते हैं। सरप्राइज टू नो दैट विदाउट ग्रीन हाउस इफेक्ट द एवरेज टेम्परेचर एट सरफेस अर्थ would have been a chilly -18 degree C rather than present average 15 degree C। अगर यह ग्रीन हाउस इफेक्ट नेचुरल फेनोमेना के रूप में नहीं होता तो आपके पृथ्वी की टेम्परेचर आज -18 डिग्री होती, जबकि नॉर्मली आपके पृथ्वी का एवरेज टेम्परेचर 15 डिग्री है। तो आपने देखा कि यह किस तरह वरदान है और कैसे ये लाइफ को सपोर्ट कर रहा। इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द ग्रीन हाउस इफेक्ट इट इज नेसेसरी टू नो द फेट ऑफ एनर्जी ऑफ सनलाइट दैट रीच द आउटर मोस्ट एटमॉस्फेयर।
Cloud and gas reflect about 1/4 of the incoming solar radiation and absorb some of, but it almost half of incoming solar radiation fall on Earth's surface, heating it. कि सोलर रेडिएशन के आधे भाग ही पृथ्वी पर पहुंच पाते हैं, while a small proportion is reflected back, उसमें से भी कुछ रिफ्लेक्ट होते हैं. अर्थ सरफेस री-इमिट हीट इंफ्रारेड, emit heat in the form of infrared radiation, but part of this does not escape into space as atmospheric gas. Example, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन. इनको एटमॉस्फेयर से बाहर जाने नहीं देता है कौन? कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन. एब्जॉर्ब ए मेजर फ्रैक्शन ऑफ इट. इस रिटर्न हुए इंफ्रारेड को ये एब्जॉर्ब कर लेता है. द मॉलिक्यूल ऑफ दिस गैस रेडिएट हीट एनर्जी एंड ए मेजर पार्ट ऑफ विच अगेन केम टू द अर्थ सरफेस. और वो फिर किधर आ जाता है? पृथ्वी की ओर. तो आपने इस फेनोमेना को देखा कि कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन किस प्रकार इंफ्रारेड को पुनः पृथ्वी की ओर भेज दे रहा है. दस हीटिंग इट अप वंस अगेन. इस प्रकार पुनः पृथ्वी को वो गर्म करता है. द साइकिल इज रिपीटेड मेनी ए टाइम. और ये साइकिल बार बार रिपीट होते रहता है. इन सारी बातों को मैं डायग्रामेटिक वे में यहां समझा रहा हूं. ये आपका अर्थ है, ये सन है, ये सोलर रेडिएशन आ रहा है. ये सोलर रेडिएशन आने से ये रिटर्न बैक हो रहा है, और रिटर्न बैक होने के बाद ये एटमॉस्फेयर इसको एब्जॉर्ब करके फिर इसको पृथ्वी पर भेज रहा है. तो ये एब्जॉर्ब करके हीट को भेजता है. ये पहली बार आया, यहां टकराया तो हीट पैदा हुआ. इससे कुछ भाग चला जाएगा, लेकिन कुछ भाग जो बचेगा वो पुनः पृथ्वी पर आएगा. ये साइकिल बार बार चलती रहेगी, बार बार चलती रहेगी. इस प्रकार आपके ग्लोब का टेम्परेचर डे बाय डे इंक्रीज करेगा. अब अगर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन यहां आप बढ़ा देते हो तो ये टेम्परेचर जल्दी इंक्रीज करने लगेगा. और टेम्परेचर जब जल्दी इंक्रीज करने लगेगा तो सबसे पहले तुम लोग भी समझते होगे कि आइस पोल पर जो कैप पर पोल पर जो कैप है, आइस कैप, वो पिघलना शुरू होगा, जिससे सी लेवल बढ़ना शुरू होगा. ये तो सामान्य चीज है और ऐसा हो रहा है. फिर क्लाइमेटिक चेंज होगी जिससे तुम्हारी बायोडायवर्सिटी एडवर्सली अफेक्टेड होगी. और फाइनली रिवेट पोपर हाइपोथेसिस लागू होगा और सिक्स एक्सटिंक्शन की ओर जल्दी चली जाएगी. दैट इज दिस इवेंट. तो अब आप समझ रहे होंगे कि पीछे की बातें आपके लिए आज कितनी उपयोगी हो रही है. आइए आगे हम डिटेल और भी ग्रीन हाउस इफेक्ट आपको बता रहे हैं. अब इस फिगर को देखिए. सोलर रेडिएशन आ रहा है, अर्थ पर सीधे. मोस्ट रेडिएशन इज एब्जॉर्ब बाई अर्थ सरफेस एंड वार्म इट. इससे गर्मी मिल रही है अर्थ को. दूसरी बात, return back. Some solar radiation is reflected by the earth and the atmosphere. एटमॉस्फेयर से ही रिफ्लेक्ट करके ऊपर से चला जाएगा, या अगर बाई दी वे पृथ्वी पर भी आ गया तो भी एस्केप कर गया, ये चला गया. लेकिन जो बच गया उसमें से कुछ पार्ट तो एस्केप हो रहा है, कुछ एटमॉस्फेयर में ही रह रहा है, और कुछ पृथ्वी पर मेजर रूप से रिटर्न हो रहा है. इस बात को ध्यान दें. सम ऑफ द इंफ्रारेड रेडिएशन passes through the atmosphere. Some is absorbed and re-emitted in all direction by greenhouse gas molecule. What do you mean of greenhouse gas molecule? Carbon dioxide and methane. The effect of this is too warm
द अर्थ सरफेस एंड द लोअर एटमॉस्फेयर। इससे अर्थ का सरफेस गर्म होते जाता है और एटमॉस्फेयर की ये निचली सतह, ये सतह गर्म होती चली जाती है। दैट इज द ग्लोबल वार्मिंग। एंड व्हाई ऑकर ग्लोबल वार्मिंग? ड्यू टू द ग्रीन हाउस गैसेस। एंड एक्टिविटी ऑफ द ग्रीन हाउस गैसेस इज नथिंग बट द ग्रीन हाउस इफेक्ट। That's why this topic is very important, not for you, for each and every citizen of the world. Okay? तो मैं समझता हूं कि आप लोगों ने ग्रीन हाउस इफेक्ट को समझा होगा और ग्रीन हाउस इफेक्ट से ग्लोबल वार्मिंग का क्या संबंध है इसे भी समझा होगा। Above mentioned gas like carbon dioxide and methane are commonly known as greenhouse effect. Commonly known as, वैसे ग्रीन हाउस गैस और भी हैं, 4 होंगे, लेकिन 2 की चर्चा होगी। वही मैं बता रहा हूं, बिकॉज दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रीन हाउस इफेक्ट। यह फिगर को देखिए, 16.7 relative contribution of the various greenhouse gas in the total global warming. Carbon dioxide, methane, CFC, chlorofluorocarbon, and N2O, nitric oxide. तो मुख्य रूप से 2 हैं, लेकिन ये हैं कितने? 4। मुख्य रूप से 2 क्यों हैं? कंट्रीब्यूशन किसका है? कार्बन डाइऑक्साइड का। अब याद आ रहा है कि मैं शुरू से ही, जब से इकोलॉजी की बात कर रहा हूं, तब से कार्बन डाई इमिशन की रिडक्शन की बात कर रहा हूं। रिड्यूस द कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन, चाहे वो BS6 का नॉर्म हो या कैटालिटिक कन्वर्टर हो या एग्रो फॉरेस्ट्री हो या एफॉरेस्टेशन हो, जितनी भी हम इवेंट करते हैं, या बायोस्फीयर रिजर्व का कंस्ट्रक्शन हो, द सिंगल मोटो लाइक दैट, हाउ कैन रिड्यूस द इमिशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कट डाउन द इमिशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। द वन ऑफ द सीरियस प्रॉब्लम फॉर दिस ग्लोब, emission of carbon dioxide. In those circumstances, existing lockdown is the boon for the world. ये महामारी जो है, कोरोना जिसे आप कहते हैं, ये कोरोना आकर के आपके लाइफ को, ठीक है कुछ लोग इसमें मरे, लेकिन जो लोग बच रहे हैं उनके लाइफ को ये कम से कम 10, 20, 30 साल आगे बढ़ा दिया। क्योंकि इस लॉकडाउन की वजह से सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा किस पर? कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन पर। एनीवे, तो एक ये चार्ट मैं लेके आया हूं यहां, आपको देख करके बहुत ही कंफ्यूजिंग लग रहा है, लेकिन बहुत कंफ्यूजिंग नहीं है। एनुअल ग्रीन हाउस गैस इमिशन बाई सेक्टर, कि सबसे ज्यादा किससे निकलता है? इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन, उससे कम इंडस्ट्रियल प्रोसेस, ट्रांसपोर्टेशन फ्यूल्स, इसी पर बात कर रहा था कि ट्रांसपोर्टेशन फ्यूल से जो निकलता है वो तो कम हो गया। लैंड यूज एंड बायोमास बर्निंग, इसलिए बार बार आप सुनते होंगे कि स्लैश, आजकल जो है सो हरियाणा में किसान धान की खेती जो हो रही है, गेहूं की खेती हो रही है, तो वो लोग, किसान लोग तो अब जानवर रखते नहीं है, इसलिए धान और गेहूं का जो स्टफ होगा, जिसे आप लोग स्ट्रॉ कहते हैं, स्ट्रॉ को क्या होगा, वो लोग खेतों के अंदर ही जला देते हैं। और ये भी एक प्रॉब्लम आ गया है कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन का। सुप्रीम कोर्ट ने कई बार लेजिस्लेशन दिया कि पराली नहीं जलाइए, बार बार पेपर में देखते होंगे, पराली जलाने को बंद करिए, बायो कंपोस्टिंग करिए, डिकम्पोज करके उससे खाद बनाइए, ऑर्गेनिक फार्मिंग करिए। तो लैंड यूज एंड द बायोमास बर्निंग का इतना कंट्रीब्यूशन है, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन का इतना कंट्रीब्यूशन है, फॉसिल फ्यूल रिट्राइवल प्रोसेसिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का ये कंट्रीब्यूशन है, रेसिडेंशियल, कमर्शियल एंड अदर यूज का ये। तो देखिए कि हम सेकंड लास्ट, क्योंकि सबसे कम किसका है? वेस्ट डिस्पोजल एंड ट्रीटमेंट में ये है। तो सेकंड लास्ट हमारी पोजीशन है, हमारे सांस लेने से और हमारे कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने से बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं है। मेजर कंट्रीब्यूशन इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन। तो इलेक्ट्रिक पावर, आज के डेट में इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन के कंट्रीब्यूशन को हम कम नहीं कर पाएंगे।
इसको बढ़ा लेंगे, कम नहीं कर पाएंगे। तो हमको कम करना होगा तो कहां? ट्रांसपोर्टेशन फ्यूल को कम करेंगे। इसलिए इलेक्ट्रिक बस, इलेक्ट्रिक कार, इलेक्ट्रिक ट्रेन। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि भारतवर्ष में आज के डेट में 50% से ज्यादा इलेक्ट्रिक ट्रेनें चलती हैं। ईएमयू आप देखते भी होंगे। फिर ऑर्गेनिक फार्मिंग के द्वारा इसको हम रिड्यूस कर सकते हैं और इसको भी रिड्यूस कर सकते हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग करें, एफॉरेस्टेशन करें। तो ये इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन से जो भी कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है, इसको रोकने के लिए इसको तो रिडक्शन तो कर रहे हैं, लेकिन साथ में हमको एफॉरेस्टेशन पर काफी हद तक प्रयास करना चाहिए। इसमें बिहार सरकार कि आजकल स्लोगन है जन जीवन हरियाली, पौधे लगाइए, पेड़ लगाइए, लग रहे हैं। तो ये क्लाइमेटिक चेंज की ओर, इको फ्रेंडली पृथ्वी को बनाने की ओर का कदम है। आइए, कंट्रीब्यूशन इन चारों गैसों में कंट्रीब्यूशन कितना कितना है? कार्बन डाइऑक्साइड का कंट्रीब्यूशन एनुअल 72%, मीथेन का 20%, नाइट्रस ऑक्साइड 5%। तो निश्चित है कि सीएफसी का भी और कम। तो ये जो डाटा आपने देखा है, इसी डाटा को यहां दिया गया है। यह पुरानी डाटा है, यह रिसेंट डाटा है। कार्बन डाइऑक्साइड 72%, यहां लिखा हुआ है कितना? 60%। मीथेन यहां लिखा हुआ है कितना? 20%, यहां भी 20%। नाइट्रिक ऑक्साइड कितना लिखा हुआ है? 5%, यहां लिखा हुआ है 6%। सीएफसी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, यह क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी और भी दिक्कत करता है। ग्लोबल वार्मिंग के अलावा और भी इसकी दिक्कत है। अगली कड़ी हमारी, अगली लेक्चर उसी पर है, वो है ओजोन डिप्लीशन। वैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन के उत्पादन पर हम लोगों ने बैन लगाया है। हमने फ्रीऑन गैस को यूज किया है सीएफसी के जगह पर। रेफ्रिजरेटर और फ्रिज में पहले सीएफसी चलता था, एयर कंडीशन में सीएफसी चलता था, कोल्ड स्टोरेज में चलता था, इसको हटाया है हमने। तो उसको हम कंट्रोल कर रहे हैं। Increase in the level of greenhouse gases has led to considerable heating of Earth, leading to global warming. During the past century, the temperature of Earth has increased by 0.6 degrees C. अब समझ में आया कि ग्लोब आज सदियों से जो इसका टेम्परेचर था, उसमें बहुत जल्दी जल्दी आप लोग क्या कर रहे हैं? इंक्रीजमेंट। तो आए एक बार देखें कि ये ग्लोबल वार्मिंग के इंक्रीज होने से क्या, ये देख रहे हैं पृथ्वी पर थर्मामीटर लगा करके नापा जा रहा है कि कैसे इसकी टेम्परेचर राइज कर रही है। नीचे स्लोगन है द ग्रेजुअल इंक्रीज इन द अर्थ टेम्परेचर caused by the big level of greenhouse in atmosphere। क्या क्या ये करेगा? ये देखिए, वार्मर एटमॉस्फेयर एंड ओशन, राइजिंग सी लेवल, चेंजिंग रेनफॉल पैटर्न जो हो रहा है, एक्सपेंशन ऑफ डेजर्ट इन सब ट्रॉपिक, मोर फ्लडिंग इन कोस्टल एरिया, मेल्टिंग ऑफ पोलर आइस कैप, melting of glacier, more extreme weather event, ocean acidification, extinction of animal and plant species, food security threat for human, सब कुछ हो चुका है। कितने कंट्री को पानी में डूब जाने का डर है? राइजिंग इन सी लेवल। रेनफॉल पैटर्न इवन भी इंडिया में देखा जा रहा है। पिछले साल मानसून जाते समय कस के बारिश हुई, पटना में बाढ़ आ गया। इस साल मानसून आते समय इतना ना बारिश हुआ कि किसान खेती नहीं कर पाए।
एक्सपेंशन ऑफ डेजर्ट इन सब ट्रॉपिक्स रीजन, सब ट्रॉपिक्स रीजन में डेजर्ट बढ़ रहे हैं, डेजर्टिफिकेशन हो रहा है। मोर फ्लडिंग इन कोस्टल एरिया, उड़ीसा, तेलंगाना, मद्रास में पिछले सालों में हैवी बारिश और चक्रवाती तूफान, जिससे बहुत सारे डिजास्टर, जिसमें एक का नाम आपने सुना होगा, सुनामी। ऑल आर द इंडिकेटर ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग। मोर एक्सट्रीम वेदर इवेंट, इवन मेल्टिंग ऑफ द पोलर आइस कैप हो रहा है, मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर। कुछ दिन पहले ही आपने देखा था ग्लेशियर का टूटना, जिसके वजह से केदारनाथ में त्रासदी भी थी। ये सब इंडिया लेवल पर बता रहे हैं, इसे वर्ल्ड लेवल पर होते रहते हैं। ओशन एसिडिफिकेशन, एक्सटिंक्शन ऑफ एनिमल एंड प्लांट स्पीशीज, फूड सिक्योरिटी थ्रेट। और इस प्रकार क्या होगा, ह्यूमन के भोजन पर प्रश्न चिन्ह लगने लगेगा। आइए, ये तो सारी बातें थे, लेकिन 10 मेजर इवेंट कौन है, इंडिकेटर कौन है जो अलार्म करते हैं हमको कि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। पहला, ह्यूमिडिटी का बढ़ना, टेम्परेचर ओवर ओशन, सी सरफेस टेम्परेचर का बढ़ना, सी लेवल का बढ़ना, ओशन हीट कंटेंट बढ़ना, क्योंकि नेचुरल फना और फ्लोरा शिफ्ट कर जाएंगे, आइस का पिघलना, लैंड के टेम्परेचर का बढ़ना, स्नो कवर का घटना, मतलब कि ग्लेशियर का पिघलना, ग्लेशियर का पिघलना जिससे स्नो कवर घटना, एयर टेम्परेचर ट्रोपोस्फीयर के नजदीक बढ़ना। यह भी बात, ट्रोपोस्फीयर के नजदीक एयर टेम्परेचर के बढ़ने से क्या होगा, मैं अगले लेक्चर में बोलूंगा। ओजोन डिप्लीशन। तो इस प्रकार आपने देखा कि ग्रीन हाउस क्या है, ग्रीन हाउस का इफेक्ट क्या है और वह किस प्रकार ग्लोबल वार्मिंग पर इंपैक्ट डालता है। अब आइए, अब हम लोग चलते हैं, सोचते हैं कि हाउ कैन reduce global warming. In 3 decades, scientists believe that this rise in temperature is leading to deleterious change in the environment and resulting a odd climatic change. Climatic change. ये सारी कामें अब ग्लोबल वार्मिंग किसको रिफ्लेक्ट करेगा, क्लाइमेटिक चेंज को। सबसे पहले पॉल्यूशन ने क्या किया, ग्रीन हाउस इफेक्ट को अफेक्ट किया, ग्रीन हाउस इफेक्ट ने ग्लोबल वार्मिंग को अफेक्ट किया, ग्लोबल वार्मिंग अब क्लाइमेटिक चेंज करेगा, जो क्लाइमेट है उसको चेंज करेगा। अब क्लाइमेटिक चेंज कैसे प्रभावित होती है, क्लाइमेट कैसे प्रभावित होता है, इसके लिए एग्जांपल है एल नीनो इफेक्ट। अभी एल नीनो इफेक्ट क्या है, इस पर भी चर्चा करेंगे। Thus leading to increased melting of polar ice cap, जान चुके हैं, as well as other places like the Himalaya snow cap. Over many years, this will result in the rise in sea level that can submerge many coastal area. The total spectrum of the change the global warming can bring about it a subject that is still under active research. तो ये सारी घटनाएं जो ग्लोब पर होंगी, इसमें से बहुत सारी हो भी रही हैं। पोलर कैप मेल्ट कर रहे हैं, हिमालयन स्नो कैप जो है सो मेल्ट कर रहे हैं, नदियों में बाढ़ आएगी, नदियां से पानी समुद्र में जाएगा, समुद्र का लेवल बढ़ेगा, समुद्र के किनारे जो कंट्री हैं या समुद्र में जो आइसलैंड है वो डूब जाएंगे। अब इस कंसिक्वेंस को रोका कैसे जाए। खैर, बीच में एक बात आया था एल नीनो इफेक्ट, कि क्लाइमेटिक चेंज के लिए एल नीनो इफेक्ट किस प्रकार जिम्मेवार है। तो दो शब्द लेके मैं आया हूं, एल नीनो एंड ला नीनो। फोरकास्ट से एक एल नीनो वेदर पैटर्न में डेवलप लेटर दिस ईयर। ये हर साल नहीं, अंतराल दे दे के एल नीनो इफेक्ट आते रहते हैं। एल नीनो का मतलब होता है बुआ,
an irregular event of abnormal warming of Pacific water occur at interval of 2 to 7 years. 2 से 7 साल के इंटरवल पर ही आता है. इफेक्ट क्या होता है? The warm current flowing toward the east displace the cooler current to ocean. Rainfall occur over central and eastern Pacific and drought in Indonesia and Australia. तो आधी जगह पर क्या होगा? बारिश जरूरत से ज्यादा हो जाएगा ग्लोब के, और आधी जगह पर क्या हो गया? सूखा पड़ गया. इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया में इल नीनो से सूखा पड़ जाएगा. आप सोच रहे होंगे कि सर ये क्यों बता रहे हैं? मैं इंडिया के बारे में भी बता रहा हूं. La Nino girl, a cold episode that usually follow the warm Il Nino phenomenon. इल नीनो के पीछे ही आएगा. इस साल अगर इल नीनो का इफेक्ट रहेगा, अगले साल ला नीनो का. Between the coast of South America and Oceania, current contribute to form a warm pool in Oceania, increase rainfall in Asia and Australia. यहां ऑस्ट्रेलिया में ड्रॉट हो रहा था ला नीनो से, सॉरी अल नीनो से, और ला नीनो से क्या हुआ? बारिश हुई. लोअर द टेम्परेचर ऑन द अमेरिकन कोस्ट एंड इंक्रीज एरिडिटी. तो आप देख रहे हैं क्लाइमेटिक चेंज ला रहा है या नहीं ला रहा है? तो इल नीनो इफेक्ट आपके क्लाइमेट को चेंज कर, लेकिन फिर भी यह नेचुरल है. लेकिन जब ग्लोब का टेम्परेचर बढ़ेगा तो इसका पैटर्न भी घटेगा, बढ़ेगा. इसकी पैटर्न बदलेगी. नॉर्मली जो 2 ईयर से 7 ईयर पर आना है, हो सकता है कि पर साल आना शुरू कर जाए या 14 साल के बाद आए. दीज आर द क्लाइमेटिक चेंज. ये दिखा रहा है पिक्चर कि टेम्परेचर ग्लोब का अगस्त 2016 में, यहां टेम्परेचर -2 को ये कलर इंडिकेट कर रहा है, और ये देखिए +2 को. इतना का अंतर ये कर देता है. हाउ इल नीनो अफेक्ट द वेदर क्लाइमेट. नॉर्मल कंडीशन पहले जानिए. वेयर द ओशन इज वार्म, मोर क्लाउड फॉर्म एंड मोर रेनफॉल इन दैट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड. In the Pacific Ocean near the equator, the sun make the weather especially warm on the surface. बिल्कुल सही है. Normally, a strong trade wind push the warm surface water from South America westland toward Indonesia. This make the cooler water underneath rise up toward the surface of the ocean near South Africa. यह सामान्य बात है. यहां से देख रहे हैं कोल्ड वाटर इधर की ओर आ रहा है, सॉरी कोल्ड वाटर से चल रहा है ये, तो वार्म की ओर जा रहा है, और वार्म से कोल्ड की ओर आ रहा है. क्योंकि इधर हाई प्रेशर है, इधर लो प्रेशर है, तो इधर से इधर की ओर जाएगा. ये क्षेत्र किसका है? साउथ अमेरिका का है. ये क्षेत्र किसका है? ऑस्ट्रेलिया की है. तो प्रेशर किधर से किधर बना हुआ है? साउथ अमेरिका की ओर साउथ हाई प्रेशर है कोल्ड वाटर में, और वार्म वाटर में क्या है? लो प्रेशर है. तो हवा में किधर से किधर चलेगी? इधर से इधर चलेगी. अब यहां लो प्रेशर का जोन जहां है वहां इवोपरेशन होगा. इवोपरेशन होगा तो क्लाउड का निर्माण होगा. क्लाउड का जब निर्माण होगा, यह पैसिफिक ओशन में हो रहा है, यह क्लाउड इधर की ओर शिफ्ट हो रहा है, और आकर के क्या होगा? क्लाउड यहां बारिश भी कर रही है. तो ये नॉर्मल कंडीशन है. बारिश कहां हो रही है? लो प्रेशर जोन में. किधर? ऑस्ट्रेलिया के तरफ. लेकिन इल नीनो का कंडीशन जब आ गया, इन इल नीनो ईयर द ट्रेड विंड आर मच वीकर अलाउ वार्मिंग सरफेस वाटर अलोंग द इक्वेटर टू पाइल अप अलोंग द कोस्ट ऑफ साउथ अमेरिका. It then moved north toward the California and the south toward Chile.
lots of rain cloud form over the warm part of ocean. This cloud move inland and dump much more rain in usual in America. Meanwhile, Australia and Indonesia can suffer drought. नॉर्मल में देख रहे थे आप कि ऑस्ट्रेलिया पर बारिश हो रही है, लेकिन जब इल नीनो का इफेक्ट आया तो ऑस्ट्रेलिया कहां चला गया? ड्रॉट रीजन में आ गया, और बारिश किधर होने लगा? अमेरिका की तरफ होने लगा। तो क्या ये क्लाइमेटिक चेंज ला रहा है कि नहीं इल नीनो? अब ये समझ में आया कि क्यों वहां इल नीनो इफेक्ट की चर्चा की गई है। एनसीईआरटी एक लाइन कह के निकल जाता है। व्हाट आर इल नीनो एंड ला नीनो ईयर? इल नीनो ईयर, an irregular event in abnormal warming of the eastern Pacific water occur at interval of the 2 to 7 years. How it hits Indian monsoon? Indian monsoon को ये किस प्रकार अफेक्ट करता है? Area of rising warm air, rain shift toward the central East Pacific. This warm air current subside over Indian Ocean and Indian mainland, creating high pressure that keep rain away. तो इन लीनो ईयर, जब हमारे यहां इन लीनो इफेक्ट होगा तो क्या होगा? हमारे यहां बारिश कम होगा उस साल मानसून में। लानिनो ईयर, a cold episode that usually follows the warm El Nino phenomenon. The warm equator reach cool between coast of the South America and Oceania. How it help in Indian monsoon? Warm air and high rainfall region in West Pacific reinforce monsoon wind, invigorating rain over the India. तो यह ईयर जो है 2020 लानीना ईयर है। इस साल काफी रेन हो रही है। अब यह रेन हो रही है तो कहता है कि कुल रीजन, लानीनो क्या है? कोल्ड एपिसोड है। इस बारिश के बाद क्या होने वाला है आपके यहां? इस साल कड़ाके की ठंड पड़ने वाली है। ये पहले मैं फोरकास्ट कर रहा हूं और आप देखेंगे ऐसा होगा। आइए, इल नीनो इफेक्ट को आपने समझा। हाउ कैन वी कंट्रोल ग्लोबल वार्मिंग? अब बात उठता है सेफ्टी मेजर का। आपने ग्रीन हाउस इफेक्ट देखा, ग्लोबल वार्मिंग देखा, अब बात उठती है क्या? हाउ कैन कंट्रोल दिस ग्लोबल वार्मिंग? द मेजर इंक्लूड, अब इस ग्लोबल वार्मिंग के लिए सेफ्टी मेजर कौन से लिए जाते हैं? कटिंग डाउन यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल, इंप्रूव इफिशियंसी ऑफ एनर्जी यूज। आप लोग देखते होंगे कि पहले बिजली में आप लाल रंग के बल्ब जलाते थे, 100 वाट का होता था। आज नए नए टेक्निक से हम लोग 9 वाट के बल्ब जलाते हैं, जिसको CFL आप कहते हैं। पंखा कम वाटेज के आ गए हैं, एयर कंडीशन कम वाटेज के आ गए हैं, रेफ्रिजरेटर कम वाटेज के आ गए हैं। इसे हम लोग कहते हैं इंप्रूविंग इफिशियंसी ऑफ एनर्जी यूज। रिड्यूसिंग डिफॉरेस्टेशन यानी एफॉरेस्टेशन को बढ़ावा देना, प्लांटिंग ट्रीज जनजीवन हरियाली, स्लो डाउन द ग्रोथ ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन। International initiatives are also being taken to reduce the emission of greenhouse gas into atmosphere. तो क्या करिएगा? मीथेन के इमिशन को रोकिए। अमेरिका कहता है कि डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, चाइना, ये लोग ग्रीन हाउस गैस के कंट्रीब्यूटर हैं। कहा है भाई, ये लोग धान की खेती करते हैं और पैडी प्लांटेशन से मीथेन गैस पैदा होता है, इसलिए ये लोग धान की खेती जब तक करते रहेंगे, पैडी की प्लांटेशन तब तक करते रहे, तब तक मीथेन गैस पैदा होता रहेगा। अब एक दूसरी बात, यही एक प्रश्न पूछता है कि हुवन इज द इको फ्रेंडली काऊ और क्राउ, कि कौवा और गाय में इको फ्रेंडली कौन है? तो कौवा है, क्योंकि गाय के गोबर से भी मीथेन गैस निकलता है। गाय के गोबर में, गाय के इंटेस्टाइन में भी मीथेनोजन बैक्टीरिया पाए जाते हैं। एनीवे, तो सम वे टू रिड्यूस द ग्रीन हाउस गैसेस, रिड्यूस CO2 इमिशन, चार्ज कार्बन टैक्स। कहता है कि लोगों पर कार्बन टैक्स लगाया जाए,
जिस तरह आप पर इनकम टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, होल्डिंग टैक्स, सर्विस टैक्स, वैसे कार्बन टैक्स। कि आप जितनी ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड इमिट करेंगे उतना ज्यादा टैक्स देना होगा। आपके घर में 7 आदमी और आपने 7 स्कॉर्पियो रखा है, आप बिजनेसमैन है, 36 गो ट्रक रखे हैं, तो आप ज्यादा पैसा दीजिए। क्या जो साइकिल से चलता है, अभी पटना में एक नया, आप लोगों ने सुना होगा या मैं आपको बता दूं कि पटना म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक नया प्रोग्राम लेके आ रहा है, 35,000 साइकिल। वो अपना स्टॉप बनाएगा, साइकिल स्टॉप, जहां पर जाकर के आप साइकिल ले सकते हैं और आधा घंटा तक साइकिल अगर आपको लेना है तो उसके लिए 1 पैसा भी नहीं देना है, दिन भर के लिए 30 रुपया देना है। आप साइकिल ले, साइकिल से जाएं, अपना काम करें, आके साइकिल फिर जमा कर दें और फिर ट्रेन बस पकड़ करके आप अपने घर चले जाएं। देखिए प्लान तो अनूठा है, इको फ्रेंडली प्लान है, कैसा क्या होता है। तो 4 चीज समझे आपने। स्विच फ्यूएल टाइप, कि फ्यूएल की जो डिपेंडेंसी है फॉसिल फ्यूएल पर, उसको हटा करके हम लोग बैटरी चालित गाड़ियों का यूज करें। हार्ड डिफॉरेस्टेशन, डिफॉरेस्टेशन को रोके, सपोर्ट रिफॉरेस्टेशन एंड ग्लोबली बैन सीएफसी, इसको बैन, तो हम लोग आज कर भी रहे हैं सीएफसी को बैन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन को बैन कर भी रहे। आइए देखते हैं ओवरव्यू ग्लोबल वार्मिंग की। ओवरव्यू में आप ये देखेंगे कि क्लाइमेटिक चेंज किस प्रकार आपको इफेक्ट कर रहा है, एज ए होल एक बार देख लें। नेचर रिसोर्सेज ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस, प्लांट एंड एनिमल रेस्पिरेशन, वॉल्केनिक इरप्शन, फॉरेस्ट फायर, यह ग्रीन हाउस गैस को बढ़ावा देता है। ग्रीन हाउस गैस देखिए कौन कौन है, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड। इफेक्ट ऑफ क्लाइमेटिक चेंज, वार्मर ओशन, राइजिंग ओशन, मोर एसिडिक ओशन, श्रिंकिंग ग्लेशियर, मेल्टिंग आर्टिक सी आइस, राइजिंग ग्लोब टेम्परेचर, मेल्टिंग आर्टिक शीट आइस, इंक्रीजिंग सीवियर यूएस हीट वेव। ये सारे इंपॉर्टेंट इफेक्ट है। ह्यूमन एक्शन किस तरह इंक्रीज करता है ग्रीन हाउस गैस को, अर्बेनाइजेशन, डिफॉरेस्टेशन, बर्निंग फॉसिल फ्यूल, ऑटोमोबाइल्स फॉर इलेक्ट्रिसिटी फॉर सम इंडस्ट्रीज। तो बर्निंग फॉसिल फ्यूल फॉर ऑटोमोबाइल, फॉर इलेक्ट्रिसिटी फॉर सम इंडस्ट्रीज, एग्रीकल्चर, फर्टिलाइजर यूज, क्रॉप रेजिंग, लाइव स्टॉक, गाय का पालन। तो क्लाइमेटिक चेंज क्या है, किस प्रकार क्लाइमेटिक चेंज हो रही है। तो कंसिक्वेंस आपका यह था कि ग्रीन हाउस इफेक्ट ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाएगा और ग्लोबल वार्मिंग क्लाइमेटिक चेंज को बढ़ाएगा, और क्लाइमेटिक चेंज डेंजर है आपके कंजर्विंग बायोडायवर्सिटी के लिए। पूरी बात एक बार में देखें कि ग्लोबल वार्मिंग का कॉज क्या है। ऑर्बिटल वेरिएशन, सोलर रेडिएशन, वॉल्केनिज्म, प्लेट टेक्टोनिक्स माने भूकंप आना, इंक्रीज इन द इमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस, चेंज लैंड यूज, एरोसोल, सीएफसी, फीडबैक इफेक्ट, डिफॉरेस्टेशन, एग्रीकल्चर, इफेक्ट ऑन द फिजिकल एनवायरनमेंट, rise in sea level, increase in heat wave, increase in average temperature, increase in rainfall and wind speed, effect on the biosphere, social tension, effect on agriculture, storage of drinking water, human health effects, migration, change in land use। ये आपके क्वेश्चन बनाने के लिए ऐसा मैं चार्ट हमेशा बना के लास्ट में देता हूं। सॉल्यूशन क्या है, रिडक्शन ऑफ ग्रीन हाउस गैस, क्लाइमेटिक इंजीनियरिंग, पॉलिटिकल मेजर, चेंज इन डेली कंजम्पशन बिहेवियर, एजुकेशन, पीपल को एजुकेट करना, इन बातों को बताना, कन्विंस अदर, दूसरे लोगों को कन्विंस करना, एंड एडॉप्ट करना, क्योंकि आप जीरो नहीं कर सकते हैं ग्लोबल वार्मिंग को, तो एडॉप्ट करना, गर्मी में रहना सीखना, अनुकूलित होना उसके लिए। तो ये रहा आपका
ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस इफेक्ट। इसके बाद तुरंत में हम लोग आएंगे कहां? ओजोन डिप्लीशन। और ओजोन डिप्लीशन का कारण कौन है? CFC, पाह, पान। तो इन बातों की चर्चा हम लोग तुरंत करने वाले हैं।